अस्सलाम वालेकुम। शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ, और मेरे साथ हैं जनाब वक़ार सती साहब। वक़ार सती बड़े मायानाज रिपोर्टर और अपोजिशन के अंदर की ख़बरों पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। पार्लियामेंट को भी कवर करते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हैं उसके ऊपर भी इनकी अच्छी खासी नज़र होती है, और आप इनके ट्वीट्स तो देखते ही होंगे। और आपको याद है कि एक क़ज़िया इन्होंने बड़ा शुरू किया था, वो इनकी ट्वीट से शुरू हुआ था, और वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत वज़ीर आज़म के हवाले से ट्वीट के उनका नाम किस तरह से और कैसे जो है उसका कुरा निकाला गया था। बहरहाल ये तो वो माजी की बातें हैं। तो आज मैंने वक़ार सती साहब को इसलिए दावत दी है कि हम देख रहे हैं कि जो PDM जिसमें कि कुछ अर्सा पहले दरार पड़ गई थी, लेकिन एक मरतबा फिर जो है वो अपोजिशन इकट्ठा होते हुए नज़र आ रही है। गो के थोड़े से इरिटेंट भी हैं, और आज कमर समान कायरा साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया है इस मौके पे, जबकि अपोजिशन के राब्ते हो रहे हैं अपोजिशन की दीगर जमातों से, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी अहम सियासी जमात, सिंध की हुक्मरान जमात है। तो अब हुआ यह है कि अपोजिशन ने एक स्टीयरिंग कमेटी जो है वो तश्कील दी है। वो स्टीयरिंग कमेटी क्यों तश्कील दी है उस हवाले से हम वक़ार सती साहब से बात करेंगे। फिर दूसरी बात यह है कि सेनेट के अंदर आज हमें एक इत्तेहाद नज़र आया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो अपोजिशन लीडर के तौर के ऊपर जो इंतखाब हुआ था, वो दरअसल उसकी वजह से एक पीपल्स पार्टी PDM से अलहदा हुई। उसकी भी वजूहात हैं, वो भी सब आपको पता है। तो आज वहाँ पर सेनेट में जो है वो हमें एक इत्तफाक नज़र आया कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के नीचे अपोजिशन इकट्ठी नज़र आई है। फिर दूसरी एक और बड़ी अहम वजह है, और वो ये है कि एक मायूसी सी हर तरफ हुकूमती हल्कों के अंदर नज़र आ रही है, और वो मायूसी जो है आज कौमी असम्बली के अंदर भी उसका इजहार हुआ। और एक प्राइवेट मेंबर्स डे के ऊपर जो हुकूमती बिल था वो उसमें हुकूमत को शिकस्त हुई है। 104 हुकूमत के अरकान और 117 वोट जो हैं वो अपोजिशन ने लिए। ये सारी कहानी और ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, वक़ार सती साहब ये पहले तो ये बताइए ना कि ये जो अचानक से अपोजिशन इतनी सरगर्म हुई है, जलसों का ऐलान भी कर दिया, और आप समझते हैं कि कल मैं एक पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियन, सीनियर पॉलिटिशियंस के पास बैठा था, उनका ये कहना था कि जनाब जो अलहदगी हुई है पीपल्स पार्टी की, उस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब से हम पूछेंगे कि जनाब आप तो समझदार थे, तो अब किस तरफ जा रही है ये सूरत हाल। बहुत शुक्रिया क़य्यूम साहब, ये पकड़ लें। अच्छा देखें, चीज़ें बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रही हैं और उसी तेज़ी से अपने मंतकी अंजाम की तरफ भी जा रही हैं। कोई इसमें दो राय नहीं है कि अपोजिशन जो है जब अगठी थी तो उसकी अचीवमेंट्स बहुत सारी थी। अकेले होके किसी को कुछ भी नहीं मिला, ना PDM वो मकासद हासिल कर सकी, ना ही पीपल्स पार्टी वो कर सकी। देखें ना, और आप ये कैसे कह सकते हैं कि अचानक सब कुछ हुआ? क्या ये जो हालात हैं ये सब कुछ अचानक है? क्या ये जो लोग जिन मसाइल का, जिन परेशानियों का शिकार है, हमारे कुर्बोजवार में कितने ऐसे लोग हैं जो 20-15 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख रुपये भी जो तनख्वाह लेते हैं उसका कैसे गुजारा होता है? और आपको और मुझे तो पेट्रोल मिलता है ना, लेकिन आप देखेंगे जिनके पास नहीं है वो क्या कर रहे हैं। दूसरा, अपोजिशन ने किया ये है सर कि परसों ये सारी मूवमेंट जो है वो चली। अब ज़ाहिर है हुकूमत अब चाहती है, पता नहीं क्यों वो ख़ुद ये समझ रही है कि शायद उनके आखिरी दिन आ गए हैं, और वो हर सियासतदान ये कह रहा है कि वो अपने अगले 5 साल को सिक्योर करने के लिए वो कुछ ऐसी मुतनाज़ा कानून साज़ी करना चाहते हैं ताकि उन्हें वहाँ पे उसका फ़ायदा हो सके अगले इलेक्शन में। अच्छा, वो मुतनाज़ा कानून साज़ी क्या है? एक तो आपको पता है कि नैब के हवाले से जो कवानीन है को जिस तरीके से जो ऑर्डिनेंस आया था, इसका मतलब है कि पहले कलेक्टिव डिसीजन या कैबिनेट का डिसीजन या ऊपर जो डिसीजन था वो गलत अगर था, जिसकी लोगों ने, अपोजिशन के लोगों ने सज़ा काटी है, आज अगर इनके ऊपर बन रही है तो ये उसको वो उसको माफ़ कर देंगे। एक ये वाला है बिल। दूसरा बिल है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। अच्छा, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से भी जब लोग बात करते हैं तो उनको वो सिर्फ समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही है इंतखाबी इस्लाहात में, हालांकि ऐसी बात नहीं है। इंतखाबी इस्लाहात में 3-4 चीज़ें हैं, नो डाउट के EVM जो है वो भी उसमें शामिल है। नंबर 2 के ऊपर है, तो एक लाइन है ना, वो एक लाइन है। उसके ऊपर जो है उसके बाद ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने का हक,
फिर ये है कि इंटरनेट वोटिंग आप उसको कह सकते हैं, और फिर ये है कि अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी डुअल नेशनल जो है वो अगर यहाँ का मेंबर पार्लियामेंट बनना चाहता है तो उसको ओथ लेने से पहले वो अपनी दूसरी जो सबका या जो उसने बाहर की नेशनलिटी ली थी वो विथड्रॉ करनी पड़ेगी। एक वो ये चीज़ है सबसे खतरनाक तो उसमें क्या है, वो क्या तो कानून क्या मतलब है कि इलेक्ट होने के बाद वो होगा। हाँ ये उसको अमली शक्ल देना चाहते हैं, हालांकि लेकिन तो कानून में ये मौजूद है, लेकिन वो उसमें अब हम तो हम नहीं समझते कि है, लेकिन मौजूदा रेजिम प्रोविजन है उसके अंदर तो वो इलेक्शन पार्लियामेंट का मेंबर बनने का अहल ही नहीं है। सर ये आपकी बात ठीक है, ऐसी कानून साजी जो आइन से मुतसादिम है वो कैसे हो सकती है? अब आपकी बात ठीक है, इसी को तो अपोजिशन ने अपोज किया हुआ है, लेकिन ये भी देखें ना कि इस कानून की मौजूदगी में मौजूदा जो हुक्मरान बैठे हैं, कितने केस हमारे सामने आए हैं, आपको सिर्फ एक फैसल बॉर्डर नजर आता है, बाकी और कोई नहीं नजर आता। नहीं, लेकिन वो है उनमें ये हाँ, ना, इसको मटेरियलाइज करना चाहते हैं। उनके 2 सेनेटर इसी बुनियाद के ऊपर हुए थे कि उन्होंने जो नेशनैलिटी जब नॉमिनेशन पेपर दाखिल होने के बाद छोड़ी। जी ठीक है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सेनेटर सादिया बाजी, शायद खान अब्बासी साहब की जो बहन है, और एक और थे, याद नहीं है वो साकिब निसार साहब। अब जो सबसे अहम चीज़ इसमें है जो मैं समझता हूँ, वो एक इसमें ये नुक्ता या लाइन या ये पॉइंट ये भी है कि सेनेट का जो इलेक्शन हो वो इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए हो। ये हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं इसको बड़ा पसंद करते हैं, और वो हो। अच्छा, ये हुकूमत की प्लानिंग थी, अपोजिशन को पता लग गया इसका, उन्होंने आपस में रब्ते किए, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी और शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो इस्लामाबाद आ गए। फिर ये नेशनल ये पार्लिमानी कौमी सलामती इस तरफ आए ना, ये स्टीयरिंग कमेटी जो है ये बनाई, इसका ये क्या एजेंडा क्या है, क्यों बनाई गई है? मुझे बात करने देंगे तो फिर ही बात। पिछले 8 मिनट से आप ही गुफ्तगू फरमा रहे हैं। थैंक यू। उसमें यह है कि जब ये पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का ये पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, ये कमेटी है 29 मेंबर्स की, जिसको चेयर करते हैं स्पीकर्स। अच्छा, स्पीकर कौमी असम्बली चेयर करते हैं असद कैसर साहब। पहला जो इसका एजेंडा आया वो तो यही था कि ये हैं और अस्करी हुकाम जो है वो ब्रीफिंग देंगे। बाद में इजलास से 1-2 दिन पहले ये एजेंडा जो है वो काम ब्रीफिंग देंगे, क्या मतलब? ये कौमी सलामती कमेटी जी इसकी बात कर रहा हूं, गुज़िश्ता रोज़ इजलास। जी। अच्छा, फिर जो जब इजलास से 1-2 दिन पहले ये एजेंडा रिवाइज हो गया। अच्छा, उन्होंने स्पेशल इनवाइटी के तौर पे कुल मिला के, जिसमें एक्सपर्ट्स भी होंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सियासतदान भी हैं, कोई 80 लोगों को दावतनामे दे दिए। 80 लोगों को दावत। किसने? तो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने। अच्छा, कि आप आएँ और आपको ब्रीफिंग देंगे। अब वो ब्रीफिंग हो गई, जाहिर है कई चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट हो गई हैं, कई ऐसी हैं जो नहीं आई। वहीं पे क्या नहीं आई? कई चीज़ें मंजर-ए-आम पे नहीं आई ना। आप क्या समझते हैं कि जो 5.5-6 घंटे का इजलास था वो सारा अखबारों में छप गया है? तो क्या नहीं आई आपके ख्याल में? मतलब कोई एक वाक़े का मैं अब आपके साथ रह के मैं इतना थोड़ा बहुत मैं सीख गया हूँ अब। और दूसरा, इसमें इस मीटिंग में अपोजिशन ने भांप लिया कि ये जो है ये कमज़ोर वो विकेट में। मैं सिर्फ एक बात अपना नुक्ता नज़र, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद अपोजिशन ने ये भांप लिया कि हुकूमत इस वक्त कमज़ोर विकेट के ऊपर। बिल्कुल, वो इसलिए कि ये जो इजलास था, कौमी सलामती का जो मामला है, दाखिली है या खारजी है, जो कुछ भी है, इसके ऊपर ब्रीफिंग तो देनी थी। सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। बात आई है वो तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात। ये अगर बात आप मेरी वो मुकम्मल नहीं होने दे रहे हैं तो मेरे जहन में खामखा आ रहा है कि आप इनके सहूलतकार हैं। जो इनका ब्लंडर जाता है वो आप वहाँ पे टोक देते हैं। बात तो पूरी करने दें। अच्छा, किसका ब्लंडर? मैं बताता हूँ। हाँ। ये जो मीटिंग थी, बज़ाहिर अस्करी हुकाम ने तो अपोजिशन के जो लोग हैं उनको ब्रीफिंग देनी थी। जब मीटिंग के दौरान आपका वज़ीर दिफा, वज़ीर खारजा या और मेन वजारतों वाले लोग कहते हैं अच्छा सर ये भी है, यानी कि उनको खुद भी कुछ नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी सुबकी हुई है। और फिर एक जगह आज लोगों ने ट्वीट भी किया, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा आर्मी चीफ्स को कि सर अगर आप बाहर जाते हैं मुल्क में तो इमरान खान साहब को लेके जाते हैं तो काश आप यहाँ भी लेके आ जाते। उसके जवाब में क्या कहा उन्होंने? बहरहाल ये वहाँ से बाहर तो छपी भी हैं चीज़ें। अब जब वहाँ से बाहर निकले अपोजिशन वाले सारे इकट्ठे हो गए, इन्होंने फौरी तौर पर 22 रुकनी एक अपनी स्टीयरिंग कमेटी बना दी। अच्छा, हाँ, उसमें जितने मजे हुए लोग हैं, पीपल्स पार्टी के, नून लीग के और ये वो JUI में तमाम, जिसका कोई एक भी मेंबर है, इवन कि ANP भी उसमें मेंबर है, 22 लोगों की, उसको मैंडेट उन्होंने ये दिया कि हुकूमत जो ये कानून साजी करने जा रही है ज़बरदस्ती, इसको हम कैसे रोकें। अब वो कल भी वो स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई, आज भी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई। उन्होंने वहाँ पर ये स्ट्रेटजी बनाई कि अपने सब लोग जो हैं वो तो हर हाल में आपके यहाँ होंगे। आज भी हुकूमत को 2 बिलों के ऊपर सुबकी हुई है, 2 दफ़ा शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और दूसरा वो 104 और 117 और अभी तो अपोजिशन के भी काफ़ी लोग नहीं थे।
और वो अब जो ये जो स्टीयरिंग कमेटी है, इसने एक 2 और कमेटियां बनाई है। एक कमेटी जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वो मंझे हुए 2-2 3-3 लोग हैं, ये राब्ता कर रहे हैं हुकूमती इत्तेहादियों से कि भाई ये तो मसाइल आपके लिए भी हैं, इन्होंने तो वैसे भी चले जाना है, तो आपने तो सियासत करनी है, लिहाजा ये कौमी इशू है, इसके ऊपर आप हमारा साथ दें। और मेरी इतलात के मुताबिक कई इत्तेहादियों ने कहा जी कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमें सोचने का मौका अच्छा, दें। मैं एक बात दूं, कल परसों मेरी भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई ये पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर ही। वहाँ पे मैंने एक सवाल किया, एक अहम जो हैं बंदे हैं अहम पार्टी के, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनसे फिर सवाल किया, मैंने कहा अगर आपकी ये सेंस है जिस जो आप बता रहे हैं ना कौमी सलामती कमेटी के अंदर के गल मुक गई है मुख्तारिया, तो उनका जो असेसमेंट थी, ये असेसमेंट है, अंदाज़ा है, और ये उनकी राय, ये मेरी ना असेसमेंट है, मैं आपको सिर्फ कन्वे कर रहा हूँ कि क्या। तो उन्होंने कहा कि जी मार्च बड़ा अहम है। अब अल्लाह आलम, ये मार्च महीने की बात की थी या लॉन्ग मार्च की बात की? मार्च महीना जो आ रहा है 2022 मार्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। अच्छा, अब इसमें हम एक चीज़, ये मैं ज़रा कमेटियाँ ख़त्म करके हाँ। बताता हूँ। एक कमेटी लोगों से रब्ता कर रही है जिसमें 4 बंदे 5 हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के, जो कि हुकूमती इत्तेहादियों से, फिर कई एमएनएज हैं जिन लोगों ने मुस्लिम लीग नून के साथ कमिटमेंट की हुई है अगला इलेक्शन लड़ने की, कहीं पीपल्स पार्टी के साथ हैं, उनको भी एंगेज कर रहे हैं। अब वो स्ट्रेटजी क्या होगी, ज़ाहिर है परसों जब इजलास होगा तो पता चलेगा। नंबर 2, वो जब यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन के हवाले से वो चल रहा था कि जी कुछ लोग अश्योरेंसेस मांग रहे हैं जी कि जी किस मुस्लिम लीग नून का टिकट लेके दें हमें, तो वो मामला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ उसमें। नहीं सर, वो बिल्कुल मामला ख़त्म नहीं हुआ। दूसरा देखें, ये बाहर से चीज़ें बड़ी आपको सॉफ्ट और बड़ी जो है वो आइडियल लगती हैं, ऐसी हैं नहीं। दूसरे नंबर पे ये हुआ कि एक कमेटी उन्होंने और बनाई जिसमें फारूक एच नाइक हैं, आज़म नज़ीर वो ताड़ड़ हैं और कामरान मुर्तज़ा साहब हैं JUI से। ये कमेटी काम कर रही है, तीनों कानूनी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी है कि अगर हुकूमत ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके जॉइंट सेशन से मुतनाज़ा कानून साजी पास भी करवा ली तो हम इसको आला अदलिया में लेकर जाएंगे। ये तो हो गया एक तरफ। आज एक डेवलपमेंट और भी बहुत बड़ी हुई है, वो ये हुई कि PDM और पीपल्स पार्टी का झगड़ा शुरू हुआ था यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने पे। इलेक्शन तो सबने मिलकर लड़ा था ना सेनेटर, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अच्छा, आज तमाम अपोजिशन जिसको आज़म नज़ीर ताड़ड़ का जो ग्रुप था वो अब्दुल गफूर हैदरी साहब ये दोनों लीड कर रहे थे, वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के चैम्बर में गए, उनको अपोजिशन लीडर सेनेट तस्लीम किया और उन्होंने भी ये कहा भाई जॉइंट सेशन है और हमारी ये हिकमत अमली है, हम वो करेंगे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जो है इशाया दिया तमाम अपोजिशन के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको, जिसमें बिलावल साहब भी आए, तमाम पार्लियामानी लीडर। कितने लोग शरीक हुए कोई पता लगा? मेरा देखें वहाँ पे 500 बंदे का जो है वो अरेंजमेंट था। अब आए कितने हैं ये नहीं पता, लेकिन ये मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है कि हवा किस तरफ जा रही है या हो क्या रहा है पार्लियामेंट के अंदर। अब देखें ना, आपको बंदा कैमरा लेके दे सकता है, माइक लेके दे सकता है, लेकिन आपको स्पून फीडिंग नहीं कर सकते, हूँ तो है बोल, हूँ तो है बोल। उन्होंने लाने वाले उन्हें ला दिया, खड़ा कर दिया। 3 सालों में जो उनके साथ इन्होंने किया है, अब जो देखें आप भी बड़े वो तजर्बाकार हैं और ऐसे ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है जो हमेशा मुल्क की सियासत में अहमियत कहाँ मिल रहा है। पहले जब होता था ना इस तरीके के, तो मेरी ज़िंदगी में कभी हालात नहीं है। पहले जब होता था तो लोग कहते थे वो शहीद बीबी को गाली देते थे, नवाज शरीफ को गाली देते थे, जरदारी साहब को देते थे। इस दफ़ा आप जरा अपनी लाहौरी लहजे में बताएं ना कि लोग क्या कहते हैं। ठीक है, गल मुक गई है मुख्तार। हाँ, ये तो आप बड़े प्यार से कह रहे हैं, लेकिन ये है कि आप यकीन जाने कि लोग इमरान खान को कुछ भी नहीं कहते। नक्को नक आ गए। तो ये है। अच्छा, इसमें अल्टीमेटली सारी प्रैक्टिस का क्या होगा? मेरा हंच है, मैंने आज दफ्तर में भी बात की है, अभी तक शायद चीज़ें मैच्योर हुई हैं या नहीं हुई। इस सारी प्रैक्टिस का जो मंतकी अंजाम है वो नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाता है। नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाता है, वो तो इसका मतलब है कि नो कॉन्फिडेंस, हाँ, तो लेकिन वो कब फाइल करेंगे अगर ये नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाता है? आप तो कुछ और कहानी बता रहे हैं स्टीयरिंग कमेटी, ये तो एजेंडा के ऊपर है ही नहीं है। देखिए, ये आप कह रहे हैं कि ये हिडन है। देखिए, आज ऑपोजिशन ने शोर तो मचाना शुरू कर दिया कि जी गवर्नमेंट जो है वो अपनी अक्सरियत खो गई और लिहाजा फारग समझे अपने आप। ठीक है, अब आप अगली बात सुनें। लेकिन देखें जनाब, मैं पार्लियामेंट कवर नहीं करता, लेकिन थोड़ी सी शुद्ध बुद्ध जरूर है हमें कि नो कॉन्फिडेंस के लिए आपको एक मतलूबा तादाद चाहिए। उस मतलूबा तादाद के हवाले से आप जब नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल करते हैं तो क्या इसके ऊपर बाकी एश्योरेंसेस पॉलिटिकल पार्टीज़ ने दी हैं या नहीं दी हैं? ऑल्दो कि बहुत सारी, क्योंकि अब 3 साल गुजरने के बाद बहुत सारे लोगों की अपनी रंजिशें भी हैं और भी मामलात बहुत सारे हैं, तो
उससे तो खान साहब को ये मौका नहीं मिल जाएगा कि जनाब देखें मुझे तो काम ही नहीं करने दिया। मैं इस पर बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर सकता या नहीं करने की पोजीशन में, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा क्यों भाई, जॉइंट सेशन का अपोजिट परसों जुमरात को, परसों है। हाँ, एक चीज़ तय हो गई है कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने, ये जो हालात है ना, इन हालात में मुत्तहिदा अपोजिशन ने इस्टेब्लिशमेंट को भी फेस सेविंग देने का उसूली फ़ैसला कर लिया है, और इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपोजिशन को हिस्सा बकदर जुस्सा बर्दाश्त करने का वो कर लिया। अब इसका जो टेक्निकलिटीज़ है ना कि कौन कब कैसे कहाँ होगा, ये अभी वक्त लगेगा इसको, लेकिन ये तय हो चुका है। अब मुझे आप एक बात बताएं, सर, अभी 2 साल रह गए हैं। अब याद है खुर्शीद शाह साहब, 1.5 साल ही, अब देखें खुर्शीद शाह साहब ने एक फार्मूला दिया था वो आसमा शादी साहब के प्रोग्राम में, वो क्या बोला कि ये चला जाए, कोई नया बंदा आए, वो महीने 2 महीने करके तो अपनी इस्लाहात करके या जो करके, और ना देखिए ना, मैं वही कह रहा हूँ, अगर इस बात को उससे कनेक्ट किया जाए जो मैंने मार्च की बात की है, तो इसका मतलब ये है कि फिर जो कट ऑफ डेट बनती है ना, ये सारी सूरत हाल में अगर ये सारे जोड़ जो तुक्केबाजी हम कर रहे हैं, ठीक है, या एनालिसिस कर रहे हैं, वो दिसंबर का एंड जो है या मिड ऑफ दिसंबर, आज से ठीक 1 महीने के बाद अगर ये सब कुछ होता तो फिर मार्च की तारीख जो है ना, वो दिसंबर तो अभी बहुत दूर है। है। आपको लगता है कि अभी तो दिसंबर दूर है, ये 20 नवंबर तो गुजरने दें। देखे, अच्छा एक यार आप अजीबो गरीब बातें ना किया करें, 20 नवंबर 20 दिसंबर और ये क्या बात कर रहे हैं। चलें ठीक है, आप ठीक कहते हैं, हमने कौन सा कोई उसको कह दिया कि वहाँ क्या होगा, लेकिन वो सेम पेज आपने देखा है आज इन माजी करीब में 1-2 महीनों में, ये कल की मीटिंग में वो सेम पेज नजर आया आपको कहीं? मुझे नहीं पता, आप लोग वहाँ पे थे, आप पार्लियामेंट कवर करते हैं, आपको पता है सारा कुछ। ट्वीट करो तुसी, हर एक बंदे नाल राब्ते च रहो तुसी, ਤੁਹਾਨੂੰ ख्वाजा आसिफ ने कुछ भी नहीं दस्या? नहीं, मैं ख्वाजा आसिफ से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, मैंने नहीं। चलो ठीक, बिल्कुल। देखिए सर, इसमें अब तो मजाक अपनी जगह, लेकिन ये खुर्शीद शाह साहब से जरूर पूछा था, उन्होंने बताया कुछ। शाह साहब ने जो फार्मूला दिया था आसमा शादी साहब के प्रोग्राम में कि कोई बंदा आए, वो आके शाह साहब से बात हुई इसके ऊपर, वो तो ठीक है, सबको पता है कि उन्होंने कहा कि उसके बाद जो है नो कॉन्फ्रेंस ही वाहिद रास्ता है, और उसके बाद नया प्राइम मिनिस्टर आके असम्बली तहलील करने का ऐलान किया। कयूम साहब देखें, तो शाह जी ये कह रहे थे, वो कहते कि भाई मैंने तो अभी तजवीज़ दी है। और हाँ, एक और ख़बर बताऊँ, ये जो पैचअप हो रहा है ना, शाह जी जल्दी, मेरा ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से 1-on-1 मुलाकात भी हो रही है उनकी। मौलाना से वो राब्ते में, हाँ, मौलाना भी उनसे राब्ते में। हाँ, और देखें 2 चीज़ें हैं, आप सिर्फ इमरान खान ना, वो कहते हैं कि हम मौलाना साहब से पूछेंगे, मौलाना साहब वो तो बच्चे थे, आप तो बड़े थे। एक बात और बताऊं, ये जो जितना मैं जानता हूँ ना मौलाना फजलुर रहमान साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को, या मियाँ साहब का थोड़ा बहुत जो मुझे अंदाज़ा है, ये कभी भी इस साल डेट के लिए बात नहीं करेंगे। ये अगर किसी को ब्रीदिंग स्पेस देंगे तो ये अगले टर्न्योर के लिए भी देंगे, और ये यकीन दहानी लेंगे कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे करवाना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कराना है, यही जो है वो सारा कुछ है। लेकिन बहरहाल जनाब, ये इस्लामाबाद की ग़ुलाम गर्दिशों में घूमते हैं, और वकार सती साहब जो हैं उन्होंने बातों में कई इशारे किए हैं। ज़ाहिर है हम इशारे ही कर सकते हैं, और हमारे पास कोई ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़लज़ला आने से पहले के आसार होते हैं ना, उनको कुछ चीज़ें, कुछ परिंदे, कुछ इधर उधर हलचल शुरू हो जाती है, कुछ इस किस्म की हलचल भी है। और चलें, मैं अपनी तौर पे जो आपको बता सकता हूँ वो ये बता सकता हूँ कि कई आला हुकूमती ओहदेदार जो हैं उनसे भी आज हमारी बात हुई है, और वो काफ़ी डिजेक्टेड नज़र आए। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। और हाँ, आपको वकार सती साहब के साथ हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।